हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो देखिए बच्चों, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन क्या होते हैं अपने पास आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द कंपाउंड्स हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई these are also known as electron deficient, लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। एज वेल एज आप इसको क्या कह सकते हो बच्चों, इनको कह सकते हो हाइपोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आ रही है कि बात, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस सेल के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं लेविस एसिड कह सकते हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कह सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, हाइपोवैलेंट कंपाउंड कह सकते हैं। दूसरे टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बात समझ में आ रही है कि कितने, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर, वही वैलेंस सेल के अंदर। तो वैलेंस सेल के अंदर अगर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे बच्चों हाइपरवैलेंट। क्या कहेंगे, हाइपरवैलेंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या फिर आप उनको कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल, या आप उनको क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों कहा बच्चों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है वो कहां अटैक करेगा बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहां होगी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं तो अटैक करेगा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। दूसरा आप इनको लेविस बेस कह सकते हो। अब लेविस बेस क्या होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई क्या बात, या फिर लेविस एसिड कहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहला एक्सेप्शन हम देखते हैं, सम कंपाउंड्स हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell are known as electron deficient, और हाइपोवैलेंट और इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड। समझ में आ रही है कि बात बच्चों, मैंने क्या कहा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर, वैलेंस सेल के अंदर। कहाँ बात कर रहे थे कि इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, हाइपोवैलेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए। एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, देखो एक तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ZnCl2 का। तो देखो बच्चों यहाँ पे Zn के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, टोटल कितने हो गए बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 4 इलेक्ट्रॉन बताओ ज्यादा है या कम है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। समझ में आ रही है क्या बात या नहीं आ रही। तो देखो दूसरा हम यहाँ देखेंगे बच्चों, BeH2 एग्जाम्पल ले सकते हो आप। यहाँ पे BeH2 में देखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 2 ये दिख रहे हैं और 2 ये दिख रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई क्या बात। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, BeCl2 का एग्जाम्पल ले लो। तो BeCl2 में बेरिलियम के पास भी कितने हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही है, तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और एग्जाम्पल लो, मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ BH3 का। किसका ले रहा हूँ बच्चों, BH3 का। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे बताओ, कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, वो भी क्या है, लेस देन 8 है। तो ये भी क्या होगा बच्चों, हाइपोवैलेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों CH3 पॉजिटिव, क्या ले रहा हूँ, CH3 पॉजिटिव ले रहा हूँ बच्चों। समझ में आ रही है क्या बात। तो बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
CH3 पॉजिटिव के पास भी बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे वैलेंस सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ Ga और उसके साथ मैंने क्या कनेक्ट कर दिए बच्चों? 3 CH3 मॉलिक्यूल कनेक्ट कर दिए। कितने मॉलिक्यूल? 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो अपन यहाँ एग्जांपल ले ले FeCl3 का। लिया आपने FeCl3, तो बताओ इसके पास कितने आ रहे हैं बच्चों? इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो AlCl3 का, तो उसके पास भी कितने आ रहे हैं बच्चों? 6 ही आएंगे। तो अगर किसी भी कंपाउंड के पास सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चों? लेस देन 8 आ रहे हैं, तो वो सारे क्या होंगे? लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, हाइपोवैलेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कहां पे अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग ही क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मीनिंग होता है अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो। तो देखो बच्चों, दूसरा एक्सेप्शन अपन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शन की बात करते हैं। सम कंपाउंड्स हैव more than 8 इलेक्ट्रॉन in their valence cell। क्या होता है बच्चों? अगर किसी कंपाउंड के पास उसके वैलेंस सेल में क्या हो रहे हैं बच्चों? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों? These are known as hypervalent। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? हाइपरवैलेंट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहेंगे। These are known as electron rich species and they act as न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह बिहेव करेंगे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल एंड लेविस बेस की तरह क्या करेंगे बच्चों? बिहेव करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। समझ में आ रही है कि बात? ये क्या हो रहे हैं? ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई दे शो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो कर सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इनके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। देखो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। समझ में आ रही है क्या बात? और फाइल का मतलब वही होता है बच्चों, क्या? अट्रैक्शन। यानी कि न्यूक्लियस के टुवर्ड्स कौन अट्रैक्शन रखता है बच्चों? न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ IF3 का। समझ में आ रही है क्या बात? मैंने IF3 का एग्जाम्पल लिया। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बताओ? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? फ्लोरीन तो 3 है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, बच गए क्या? 2 लोन पेयर। टोटल काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके पास बताओ? आयोडीन के पास कितने आए? 6 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, और 4 ये, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 10। क्या ये मोर देन 8 है? बिल्कुल है। समझ में आ रही है कि बात? मोर देन 8 है, इसलिए ये क्या करेगा? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूं बच्चों ClF5 का। किसका एग्जांपल ले रहा हूं? ClF5 का। Cl ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर लिए बच्चों? 5। टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर बच गया। 5 2 10, 10 और 2 कितने हो गए बच्चों? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आई क्या? आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो IF7 का। किसका एग्जांपल ले सकते हो बच्चों? IF7 का। इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए बच्चों? 7 बॉन्ड फॉर्म किए। 7 बॉन्ड फॉर्म किए,
तो 7 2 जा कितने हो गए बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यह भी क्या है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सबको समझ में आ रहा है? देखिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया OS ओस्मियम और 4 ऑक्सीजन क्या है बच्चों? डबल बॉन्डेड है। कितनी ऑक्सीजन है? 4। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं? 8 बॉन्ड, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। बताओ समझ में आया है नहीं आया? तो इस तरीके से जो भी एलिमेंट क्या कर रहा है बच्चों, अपने पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है वैलेंस सेल में, वो क्या करेगा? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो करेगा। समझ में आ रही है क्या बात या नहीं आ रही? बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट के और भी एग्जांपल देख सकते हैं। एक्सपेंशन के अपने पास और एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ PCl5। क्या ले रहा हूँ बच्चों? PCl5। फास्फोरस कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बच्चों? 5 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ईच बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई फास्फोरस कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो करेगा। दूसरा मैं यहाँ पे लिख लूं आपके पास में एग्जांपल PF5, तो ये भी क्या करेगा बच्चों? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो करेगा, क्योंकि ये भी कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 5, और ईच बॉन्ड कितने कंटेन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। SF4 का एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। किसका एग्जांपल ले रहा हूं? SF4 सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। 4 बॉन्ड बना लिए इसने। कितने बॉन्ड बनाए? 4 इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिए, और एक क्या बच गया? लोन पे। टोटल इलेक्ट्रॉन बता दो कितने होंगे इसके पास? 4 2 8 और 2 10, यानी कि यहाँ सल्फर भी कितने कंटेन कर रहा है बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन का। मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ SF6 का। किसका एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों? SF6 का एग्जांपल ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब कितने बॉन्ड फॉर्म हुए? 6 बॉन्ड फॉर्म हुए। ईच बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, देन 6 बॉन्ड कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आई क्या बात? चलो मान लो एक और एग्जांपल ले यहाँ पे, जैसे H2SO4 का एग्जांपल ले लूं मैं। तो H2SO4 में सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बच्चों? बताओ जरा, कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सल्फर? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस। आ गई होगी बात समझ में या नहीं आई? बोलो। तो ये सब क्या होता है बच्चों? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है। ये क्यों कर पाते हैं? ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इन सबके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। मेन रीजन क्या होता है बच्चों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जिस भी एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे वो अपना ऑक्टेट क्या कर पाएंगे बच्चों? एक्सपेंड कर पाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? देखो बच्चों, थर्ड एग्जांपल ले रहे अपन। सम कैटायंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव 9 to 17 इलेक्ट्रॉन in their वैलेंस सेल। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? अब क्या कह रहे हैं कि कुछ कैटायन किसके? डी ब्लॉक एलिमेंट के। डी ब्लॉक इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, इसलिए इसको एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये क्या होते हैं? एस और पी के बिटवीन क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि इनके डी ब्लॉक के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर हम कहें कि एटॉमिक और आयनिक फॉर्म में अगर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 to 9। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? बताओ। उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ गई क्या बात? देखो, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन बता रहा है बच्चों? 9 to 17। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। टाइटेनियम +3 +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, Mn +2, Fe +3, Fe +2, कोबाल्ट +2, निकल +2,
एंड कॉपर +2। तो देखो बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 22, और 22 से पहले एक इनर्ट गैस आती है जिसका नाम होता है ऑर्गन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों 3d2 4s2। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं अपने को, +3। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s में से और 1 इलेक्ट्रॉन d में से। तो बताओ बच्चों कितना आएगा, 3d1 और 4s क्या हो जाएगा 0। अब 3d से पहले इसके 3s में 2 और 3p में 6 और 3d में 1। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बच्चों कितने हैं, 2 6 8 और 1 9। कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे आएंगे किस पे, Ti+2 पे। तो +2 में बच्चों सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन ही कम होंगे। तो d के पास कितने बच जाएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10। समझ में आने के बाद ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते जाओ, इंक्रीज। इसमें कितने आएंगे 11, यहाँ कितने आएंगे 12, यहाँ कितने आएंगे 13। +2 है 13, +3 पे भी क्या आएगा बच्चों 13, +2 पे फिर क्या हो जाएगा 14, फिर 15, फिर 16 और लास्ट में कितने आ जाएंगे बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इनके वैलेंस शेल में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करने आने चाहिए। कैसे करते हैं, मान लो आपको कहे कि Fe+3 का बताइए, तो Fe+3 में क्या होता है बच्चों 3d6 4s2 होता है। Ar 3d6 4s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 26 होता है। बात समझ में आ रही है। 18 + 6 कितना हो गया बताओ 24, +2 कितना हो गया 26। अब यहाँ पे +3 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन s में से और 1 इलेक्ट्रॉन d में से। d में कितने बच्चे बच्चों 5 और s में कितना हो गया 0। तो यहाँ पे आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 5, 1 2 3 4 5। तो कितने अनपेड हुए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए। समझ में आई क्या बात, बोलो इतनी। देखो बच्चों, 4th एग्जाम्पल ले रहे अपन, सम कैटायंस ऑफ D एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अब हम D एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। हैव 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। बात समझ में आ रही है क्या बात। अब कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज नॉन एज क्या कहेंगे बच्चों, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे बच्चों, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतना सबको समझ में आया क्या। तो देखो कैसे, यहाँ पे हम एग्जांपल ले, फर्स्ट बी ग्रुप का ले लिया, सेकंड बी ग्रुप ले रहा हूं, थर्ड ए ग्रुप ले रहा हूं, फोर्थ ए ग्रुप ले लिया और फिफ्थ ए ग्रुप ले लिया। तो देखो बच्चों, फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर आपके पास में आता है Cu+, Ag+ एंड Au+, ठीक है। सेकंड बी में आता है Zn+2, Cd+2 एंड Hg+2। बात समझ में आ रही है। इसमें आता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला ले सकते हो आप, इन पे +3 चार्ज लगा दो आप। फिर आता है बच्चों काशी गए शंकर प्रभु, तो यहाँ पे +4 चार्ज लगा दीजिए आप। और फिर आता है बच्चों नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, तो इन पे क्या आ जाएगा बच्चों +5 आ जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं इन सबके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। कैसे चेक करेंगे, चेक करके बताता हूं। देखो, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है कितना बच्चों 29 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 29 है तो 29 से पहले एक इनर्ट गैस आती है Ar में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 हो गए। अब बचे कितने बताओ
10 और 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो क्या करोगे बच्चों, 3d 10 और 4s1 कर देंगे। लेकिन यहाँ तो Cu पे +1 चार्ज है बच्चों, तो Cu पे +1 चार्ज का मतलब Ar कितना हो गया बच्चों, 18, 3d 10 और 4s कितना हो गया बच्चों, 0। अब वैलेंस साइड क्या बचा आपके पास, 3s2, 3p6 और 3d 10। आप इनके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके देख लो, 2 + 6 + 10 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 18। सब में यही प्रोसेस होता है। आप सिल्वर का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सिल्वर का एटॉमिक नंबर लिखो, कितना होता है 47। 47 से पहले एक इनर्ट गैस आती है जिसका नाम होता है क्रिप्टॉन। समझ में आ रही है की बात। क्रिप्टॉन में नंबर होता है 36, यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे आ जाएगा 4d 10 और 5s0, +1 चार्ज करेंगे तब। समझ में आ रही है के बाद। और अब आप लिख लो 4s2, 4p6, 4d 10। तो बताओ कितने होंगे, 2 + 6 + 10 वही 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप सब में कैलकुलेट करके देख सकते हो, सबके सब में कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बात समझ में आई क्या। देखो बच्चों 5th एग्जांपल आप लेते हैं यहाँ पे, सम स्पीसीज डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। अब वो कौन कौन होते हैं बच्चों जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन ले सकते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 है, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसका क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट। लेकिन ये ऑक्टेट को ओबे नहीं कर रहा है। आप Li+1 ले रहे हैं तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप यहाँ पे Be+2 ले लो तो इसके पास भी कितने होंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस टाइप की जो स्पीसीज है वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करती है बच्चों। एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों। कितने बॉन्ड है, ट्रिपल, जिसमें से एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये ओबे नहीं करते हैं। 6th एग्जांपल लेते हैं, सम स्पीसीज कंटेन्स ओड इलेक्ट्रॉन। क्या बात हो रही है बच्चों, ओड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ NO2, क्या ले रहा हूँ बच्चों, NO2, और मैं ले रहा हूँ O2-, मैं ले रहा हूँ ClO2। ये एग्जांपल लिए। तो देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 5 और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 11। बताओ 11 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ओड होता है, बिल्कुल ओड होता है। इस स्पीसीज में देखेंगे नाइट्रोजन के पास 5 और एक ऑक्सीजन के पास 6, तो टोटल कितने हो गए, 12 + 5 कितना हुआ बच्चों, 17 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन के पास कितने, 6, तो 2, 6 2 जा 12 और +1 कितना हो गया बच्चों, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7, 2 × 6 कितना हो गया, 12 + 7 बताओ कितना हुआ बच्चों, 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी स्पीसीज है जिनमें क्या है बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये भी क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं ऑक्टेट रूल के। बोलो बच्चों इतनी बात समझ में आई क्या। देखो बच्चों 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा होता है कि ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है कि ये केमिकल इनर्टनेस ऑफ गैसेस पे बेस्ड है, यानी कि इनर्ट जो गैसेस थी उसी पे बेस्ड था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल inertness of noble gases, but krypton and xenon react with oxygen and fluorine at high temperature and pressure. Therefore they form oxide
फ्लोराइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड। समझ में आ रही है क्या बात या नहीं आ रही बच्चों? क्रिप्टन और जिनोन रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। लेकिन कब? हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्यों कर पाते हैं बच्चों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है और फ्लोरीन होता है उसके कुछ रीजन होते हैं। स्मॉल साइज, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आ रही है बात? इसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं? रिएक्ट कर पाते हैं। कौन? क्रिप्टन एंड जिनन। तो ये क्या बनाते हैं बच्चों? KrF2 बनता है, XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2, XeOF2, XeO3, XeO4, XeOF4। इस टाइप के कंपाउंड का क्या करते हैं बच्चों? ये फॉर्म। सबसे ज्यादा जो जिनोन है वो रिएक्ट करती, क्रिप्टोन तो एक दो कंपाउंड ही फॉर्म करती, लेकिन जिनोन सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करती है। समझ में आ गई क्या बात? तो जो इनर्ट गैसेज है वो भी क्या होती है बच्चों? हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करती है। मान लो मैं आपको कहूं कि इसकी स्ट्रक्चर बताओ, तो इसकी स्ट्रक्चर बच्चों कैसी होती है? ऐसी होती है, लीनियर। ठीक है, इसने कितने बॉन्ड फॉर्म करे बच्चों? 2 बॉन्ड फॉर्म करे। ठीक है, और बाकी के क्या हो गए? लोन पेयर। तो अब आप बताओ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं बच्चों? 2 इसने बॉन्ड फॉर्म किए, तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, और बचे कितने? 6। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। तो ये भी क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो करता है। आप XeF4 की स्ट्रक्चर बना लो, आप चेक कर लो XeF4। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपने XeF4 की स्ट्रक्चर बनाई तो इसने 4 बॉन्ड फॉर्म किए। 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? ईच बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4 बॉन्ड कंटेन 8 और 8 कितने हो गए बच्चों? 8 और 4 कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। 2 लोन पेयर है, ईच लोन पेयर कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे? 4 और 8 कितने हो गए बच्चों? 12 इलेक्ट्रॉन। और आप किसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो? ये लो XeF6 की बना लो, एक लोन पेयर आ जाएगा। ईच बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड कंटेन 12 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये सब क्या करते हैं? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो करते हैं, यानी कि ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं या नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं। इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स वैलेंस सेल इज M। वैलेंस सेल कौन सी है बच्चों? वैलेंस सेल इज M which has capacity of 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं M सेल के अंदर। ठीक है, वैलेंस सेल क्या है? M है। समझ में आ रही है कि बात? वैलेंस सेल क्या है? M है। तो इसकी टेंडेंसी कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। समझ में आ रही है कि बात? किसकी प्रेजेंस की वजह से बच्चों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, expansion of octet is possible। समझ में आ रही है कि बात? जिस भी एलिमेंट के पास बच्चों क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, वो क्या कर सकता है? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो कर सकता है। कैसे? देखो, अब इसमें क्या क्या आते हैं? एक तो आता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज, वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो SiCl4। सिलिकॉन के पास क्या d ऑर्बिटल अवेलेबल है? बिल्कुल है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है सिलिकॉन के पास। अगर आप सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिलिकॉन कौन से नंबर पे आता है?
14 पे, एटॉमिक नंबर 14 है यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d क्या होता है बच्चों, अवेलेबल होता है, इसलिए ये क्या करता है। अब ये जो 3d है बच्चों, बात समझ में आ रही है कि 3d पूरा का पूरा क्या है, इसके पास वैकेंट है, वैकेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है बच्चों, एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो बात समझ में आई क्या। चलो दूसरी बात करते हैं, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर। किसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर की बात कर रहा हूं मैं। पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर भी वो होगा जिसके पास बच्चों क्या नहीं होंगे, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं H2S एंड PH3, समझ में आ रही के बात। यहाँ पे सल्फर के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है और फास्फोरस के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या होंगे बच्चों, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। समझ में आई के बाद। तीसरी बात जो होती है बच्चों नॉन कंपाउंड की। नॉन कंपाउंड का मतलब क्या है, नॉन कंपाउंड का मतलब ये है कि जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है वो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट करेंगे, यानी कि अपनी कोवैलेंसी, जो वैलेंसी है उससे ज्यादा वैलेंसी जो शो करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे कि फास्फोरस की क्या होती है बच्चों, 5 होती है, तो PCl5 नॉन हो गया, PF5 नॉन हो गया, PF6 माइनस भी क्या होगा बच्चों, नॉन होगा। समझ में आ रही है के बात या नहीं आ रही। SF6 भी क्या होगा बच्चों, नॉन होगा। SiF4.2NH3 ये भी क्या होगा, नॉन होगा। SiF4.2H2O ये भी क्या होगा बच्चों, नॉन। ऐसे कंपाउंड फॉर्म होने की वजह क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये सारे फॉर्म होते, नॉन होते। समझ में आ रही है क्या बात या नहीं आ रही, बोलो। इतना सबको समझ में आया क्या। अब बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइज कौन होगा, तो हाइड्रोलाइज वो होगा बच्चों जिसके पास क्या होंगे, p d ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, या जिसके पास p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है वो भी क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों आप एग्जांपल ले सकते हो PCl3, SiCl4, ठीक है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। PCl3 भी हाइड्रोलाइज होगा और SiCl4 भी हाइड्रोलाइज होगा। बोलो समझ में आई क्या बात। यहाँ पे और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं AlF6-3 की। ये क्या है बच्चों, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नेम होता है हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। क्या नेम होगा, हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख देंगे बच्चों, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे इसकी, एल्यूमिनियम। ये पॉसिबल है किसकी वजह से, अरे बच्चों एक ही चीज है, क्या है वो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में आई क्या। तो जिसके पास क्या होंगे बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, वो क्या होंगे, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, यानी कि गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। और वो क्या होंगे बच्चों, नॉन होंगे, यानी कि अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर लेंगे। तो इसी वजह से PCl5, PF5, PF6 माइनस, SF6, SiF4.2NH3, SiF4.2H2 ये फॉर्म होते हैं, AlF6-3 फॉर्म होता है। बोलो बात समझ में आई क्या इतनी। चलो देखो आगे बात करते हैं फिर। देखो बच्चों 9 एक्सेप्शन देखते हैं इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों मैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की। इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स valence shell is L which has capacity of 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है बच्चों, सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट होते हैं उनका वैलेंस शेल ही L होता है, और L की टेंडेंसी कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो नहीं सकती, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। किसकी वजह से बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से
expansion of octet is not possible. Expansion of octet is not possible. समझ में आ रही है क्या बात या नहीं आ रही? भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे. जब वैलेंसी एक्सपेंड नहीं होगी तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट कहां से होगा? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की जगह क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल. अब इनकी टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होगी, एक्सेप्ट करने की नहीं होगी क्योंकि डी ऑर्बिटल है ही नहीं. तो यहाँ पे आप ले सकते हो CCl4. CCl4 क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है. न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीसीज. ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल होती है. ठीक है ना. इसमें जो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज बनती है वो बनती है बच्चों CCl2. इसको कहते हैं क्या, डाइक्लोरोकार्बीन. क्या कहते हैं बच्चों, डाइक्लोरोकार्बीन. और इसके पास लोन पेयर है, इसलिए ये क्या होता है बच्चों, रिएक्ट कर पाता है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह. और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है कई बार. ठीक है, बात समझ में आ गई होगी. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर की. बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल H2O एंड NH3. H2O और NH3 के पास डी ऑर्बिटल नहीं है बच्चों, लेकिन लोन पेयर है. तो ये लोन पेयर क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे. और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर और न्यूक्लियोफाइल होता है, लेविस बेस होता है. समझ में आ रही बात. फिर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, अननोन कंपाउंड्स की. अननोन कंपाउंड का मतलब जो कंपाउंड फॉर्म नहीं होते, जो अवेलेबल नहीं होते. और किस वजह से नहीं हो पाते बच्चों, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं. समझ में आ रही है कि बात. जैसे फॉर एग्जांपल NCl5, NF5, NF6 माइनस, OF6, BF6 माइनस 3. समझ में आ रही है के बाद. और आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे CCl4.2NH3 एंड CCl4.2H2O. बात समझ में आई क्या या नहीं आई बोलो. फिर आता है बच्चों नॉट हाइड्रोलाइज, यानी कि जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है. तो वो कौन होंगे बच्चों, वो होंगे आपके सामने तो देखो बच्चों, नॉट हाइड्रोलाइज में आपका आ जाएगा एक तो NCl3. NCl3 का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है. और आप ले सकते हो CCl4. CCl4 का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं हो पाता है. SF6 का पॉसिबल नहीं है. SEF6 का पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इनका हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं. पर इनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंड कर चुके हैं अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी, इसलिए इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है. बोलो इतनी बात समझ में आई क्या. देखो बच्चों, 10 एक्सेप्शन की बात करते हैं अपन. यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ NCl3 का. ठीक है, ध्यान से देखना. यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है. उसका रीजन होता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाइट्रोजन की होती है 3.1 और क्लोरीन की होती है 3.0. इसलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है बच्चों, इस पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव. तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह. किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल. अब आप इसका अगर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो बच्चों, तो आप जानते हो कि H पे प्लस होता है, OH पे माइनस. यहाँ भी H पे क्या होगा, पॉजिटिव, और OH पे क्या होगा, नेगेटिव. यहाँ भी क्या होगा, HOH. OH पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव. 3 मॉलिक्यूल आपने लिए. तो बच्चों क्या होगा, बताओ कौन अटैक करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह. किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल. इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो अटैक कर देगा नाइट्रोजन पे. इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा. इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा. तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, NH3. क्या फॉर्म होगा, NH3. और दूसरा फॉर्म होगा HClO. ये कितने मॉलिक्यूल, 3. इसको क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड. बात समझ में आ रही है क्या या नहीं आ रही. वही मान लो आप क्या कर रहे हो बच्चों, BCl3 ले रहे हो, BCl3 ले रहे हो, या फिर आप
PCl3 ले रहे हो, ठीक है, या तो BCl3 लो या फिर PCl3 लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो 3 मॉलिक्यूल H2O के साथ और इसका भी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो 3 मॉलिक्यूल H2O के साथ, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव हो, H पे नेगेटिव, यहाँ भी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव हो, यहाँ पे बोरॉन पे पॉजिटिव होगा बच्चों और Cl पे क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलर यहाँ पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो ये किस वजह से होता है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो अब यहाँ पे क्या होगा कौन अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। सेम यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे OH अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 3HCl रिमूव होगा और यहाँ से भी क्या होगा, 3HCl रिमूव होगा। तो क्या बनेगा, 3HCl प्लस BOH का होल थ्राइस। समझ में आ रही है क्या बात? और यहाँ भी क्या होगा बच्चों, 3HCl फॉर्म होगा और फॉर्म होगा POH का होल थ्राइस। बात समझ में आ रही है क्या? अब ये जो बोरोन है बच्चों, ये क्या कर सकता है, एक वाटर मॉलिक्यूल से और रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म कर सकता है, BOH का होल 4H पॉजिटिव। तो ये कैसा बेस होगा बच्चों, ये कैसा एसिड होगा, ब्रोंस्टेड एसिड होगा, ब्रोंस्टेड एसिड। समझ में आ रही है कि बात, कैसा एसिड होगा, ब्रोंस्टेड एसिड होगा। ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन क्या करे बच्चों, डोनेट करे, वो क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड होता है, ठीक है। लेविस एसिड नहीं है, ये कैसा है, ब्रोंस्टेड एसिड है, ना ही आरएनएस एसिड है। क्यों, इसने एक H पॉजिटिव आयन यानी कि एक प्रोटॉन डोनेट कर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो इस तरीके से NCl3 से बनेगा NH3 और हाइपोक्लोरस एसिड, जबकि BCl3 और PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बनेगा HCl और BOH होल थ्राइस, POH होल थ्राइस। इसको कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। समझ में आ गई होगी बात इतनी। देखो बच्चों, बात करेंगे हम किसकी, कौन बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है NH3 और H2O में, क्योंकि उसमें तो पता ही है भाई कौन है, H2O और H2S में H2O होगा, PH3 और NH3 में NH3 होगा। लेकिन अब बात हो रही है NH3 और H2O में, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.1 होती है और इसकी क्या होती है बच्चों, 3.5। इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन। तो कौन इजीली डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। इसलिए अमोनिया यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा देन H2O। अगर आप कंपैरिजन करेंगे PH3 और NH3 में तो B क्या होगा, NH3 होगा। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं H2S और H2O में तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, H2O बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पे इन दोनों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेंगे, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। लेकिन इन दोनों में से जब बात करेंगे तो बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, जिसकी क्या होगी, लेस होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। इसलिए अमोनिया क्या होगा, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा देन वाटर। समझ में आ गई के बात या नहीं आई, बोलो। तो देखो बच्चों, लास्ट एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, फिर ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एक्सेप्शन है अपने पास TeF6। तो TeF6 का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है बच्चों। हर एक स्टेप में क्या होगा बच्चों, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, हर एक स्टेप में कितने वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। आपने लिया HOH, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और फ्लोरीन पे सब पे क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। समझ में आ रही है क्या बात या नहीं आ रही, बोलो। सब पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे हर स्टेप में। तो पहले स्टेप में 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट किए, यहाँ से 2HF रिमूव होगा और ये OH इसके क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या कर देगा, अटैक कर देगा अपने लोन पेयर से। तो क्या बनेगा बताओ, फर्स्ट स्टेप में 2 OH ग्रुप क्या हो जाएंगे बच्चों, कनेक्ट हो जाएंगे और कितने फ्लोरीन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। 2HF क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा बच्चों, फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। देखो कैसे रिएक्ट करते हैं। अब अपने पास कितने फ्लोरीन बचे, 4 फ्लोरीन बचे।
तो आप फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवा रहे हो। ये आपने लिया H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, ठीक है, फ्लोरीन पे नेगेटिव है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से एक HF, यहाँ से एक HF रिमूव होगा और फिर ये इसका लोन पेयर अटैक कर देगा यहाँ पे, इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा बताओ, ये बन जाएगा TeOH के कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे बच्चों, अब 4 आ जाएंगे। अब कितने HF रिमूव हुए, वही 2 HF रिमूव हो गए। अब लास्ट स्टेप में एक और क्या होगा बच्चों, 2 वाटर मॉलिक्यूल से इसको रिएक्ट करवा देंगे और बचा हुआ फ्लोरीन भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलो। इतना सबको समझ में आया क्या? तो यहाँ से बचा हुआ HF भी क्या हो जाएगा, रिमूव, और 3 स्टेप में इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रही है कि बात या नहीं आ रही, बोलो। ईच स्टेप में 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे और हर स्टेप में 2 HF क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। ठीक है बच्चों।